चैप्टर नंबर 36 द कीटो फैमिलीज ओल्ड लेडी। मोमो गुमा के सामने खड़े आदमी को जोर से एक किक मारती है। ये वही आदमी है जो हॉट स्प्रिंग्स में था और मोमो के भागते वक्त उसका पैर पकड़ रहा था और बड़ी वियर्ड स्माइल दे रहा था। मोमो ने यहाँ अपना स्वीट रिवेंज आखिर ले ही लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमो की पावर्स फॉर सम रीज़न काम नहीं कर रही थी उन हॉट स्प्रिंग्स में, तो उस टाइम वो कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ पे भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में ही उसने अपना बदला ले लिया। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर्स से दूसरे आदमी का सर पकड़ती है, फिर उसे अपनी ओर नीचे की तरफ खींचते हुए उसके मुंह पे जोर से नी मारती है। यहाँ तो अपनी मोमो ने इजीली दो आदमी को डाउन कर दिया। फिर बचे हुए दो आदमी मोमो की तरफ भागते हुए आते हैं। एक के हाथ में हथौड़ा होता है और एक के हाथ में बड़ा सा अजीब सा पंखा, और पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न वो चिल्लाते हैं बूबीज। भाई इनको अभी भी ये चाहिए, और इतना कुछ देखने के बाद इन्हें अगर लगता है कि इन्हें वो मिल जाएगा तो कसम से इनसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करके उनके मुंह पे टेबल फेंक के मारती है और बूम, दोनों बंदे भी डाउन। फिर जो आदमी उसकी तरफ बूबीज बोलते हुए दौड़ के आ रहा था, मोमो उसके प्राइवेट पार्ट पे खींच के ज़ोर से एक किक मारती है। लेकिन अभी भी एक आदमी बाकी है। याद करो टोटल 5 आदमी थे, उन्हीं में से एक आखिरी बचा आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और ज़ोर से बैक साइड से एक हेडबट देता है। उसके ऐसा करने से अचानक मोमो डिजी होने लग जाती है और उसकी पावर्स भी कमज़ोर होने लग जाती है। तो आदमी मोमो की गर्दन दबाने लगता है। इतने में ही बूम, हमारी टर्बो ग्रैनी एंट्री लेती है। याद करो हॉट स्प्रिंग वाले इंसिडेंट के बाद टर्बो ग्रैनी मोमो के बैकपैक में ही सो रही थी। बस वहीं से निकल के वो एक ज़ोरदार पंच मारती है उस आदमी को। में ही उस आदमी का पैर एक बियर की खाली पड़ी बोतल पे पड़ता है और वो पीछे रखी टेबल पर सर के बल गिर जाता है। ये फनी था भाई। हाँ, और इसी तरह एक ही दिन में एक बार फिर दूसरी बार टर्बो ग्रैनी ने जाने अनजाने में मोमो की जान बचा ली। मोमो टर्बो ग्रैनी को थैंक्स बोलती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी मना बोल देती है हमेशा की तरह। इसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है भाई। सामने खड़े आंटी लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टर्बो ग्रैनी पूछती है कि ये लोग कौन हैं। मोमो कहती है कि मैं भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि जिन आदमियों को मोमो ने अभी डिफीट किया था वो वापस से अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। इतने में ही जीजी की लैंड लेडी साइड से मोमो को ज़बरदस्त किक मारती है और मोमो दूर जाकर गिर जाती है। मतलब गंदी किक मारती है भाई। आखिरकार मोमो ने दैट हर्ट कहा है तो भाई किक में दम तो होगा ही। इतने में मोमो अपनी साइकिक पावर से उस पर एक ऑब्जेक्ट फेंक के मारती है, लेकिन समहाउ वो लैंड लेडी उसे डॉज कर लेती है। मोमो एक और ऑब्जेक्ट उस लैंड लेडी पर फेंक के मारती है, लेकिन वो लैंड लेडी पूरी तरह से नीचे झुककर उसे भी डॉज कर लेती है। भाई फ्लेक्सिबल तो है ये बुढ़िया। मोमो खुद ये सब देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। इतने में लैंड लेडी मोमो को जोर से एक अपर कट किक मारती है, बट आई डोंट नो वो जेनिफर लोपेस क्यों कहती है ये सब करते हुए। फिर वो एक पोज बनाती है और एनाकोंडा कहती है। मे बी ये उसके जुजुत्सु या कराटे या जो भी वो कर रही है उसका नाम होगा या स्टांस होगा। लेकिन भाई साहब दैट किक वॉज पावरफुल। वो इतनी पावरफुल होती है कि वो मोमो को भाई दीवार तोड़ते हुए अगले कमरे में फेंक देती है। और ये वही कमरा है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जिसमें ओकरुन और जीजी होल करके देखते हैं और जिसके अंदर बहुत सारी सील्स होती हैं। लैंड लेडी का बेटा उसे वेल डन मदर कहता है एंड वो ये भी मेंशन करता है कि वो कीटो फैमिली की मोस्ट पावरफुल ओल्ड लेडी है। और वहीं पर ओल्ड लेडी भी कहीं ना कहीं अपने स्टाइल में मोमो को अप्रिशिएट करती है कि ये वुमेन कौन है। उसे शक हो जाता है कि ये किसी तरह की स्ट्रेंज पावर यूज़ कर रही थी। मोमो भी हैरान हो जाती है ओल्ड लेडी की ये पावर देख के एंड टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिर ये लेडी है कौन। वो ग्रैनी बताती है कि वो बस एक मजबूत ओल्ड लेडी है, नथिंग मच। यकीन नहीं कर पाती कि क्या सच में ओल्ड लेडीज़ इतनी पावरफुल होती है। इतने में टर्बो ग्रैनी कहती है कि एक तुम्हारे अपने घर में ही हैं।
मोमो कहती है सही बात है। यहाँ पर केको की बात हो रही है, मोमो की ग्रैंडमदर। इतने में ही अचानक मोमो के आसपास पड़े दीवार के टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। मोमो भी समझ नहीं पाती कि इस रूम के साथ क्या बीती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। एंड लेडी भी मोमो से सवाल करती है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई स्पिरिट मीडियम नहीं हो। वो कहती है कि तुम हमारे फेस्टिवल में टांग अड़ा रही हो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। यहाँ फेस्टिवल का मतलब है 1 या 2 बच्चों की बलि देना ताकि वहाँ का ज्वालामुखी ना फटे। इस वक्त वो 2 बच्चे और कोई नहीं बल्कि जीजी और ओकरुन हैं। डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखो, जहाँ पर मैंने चैप्टर 34 एंड 35 डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। लेडी कहती है कि कीटो फैमिली ने इस विलेज को सालों से, जनरेशन से बचा के रखा है और हम तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। ये सुन के मोमो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग एक पर्सन के घर में घुसते हो और सब कुछ तहस नहस कर देते हो। चलो जल्दी वहां से हटो। मेरा मतलब कि अब यहाँ से बाहर चले जाओ। लेडी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो आराम से हॉट स्प्रिंग्स ले रही थी वो सब किसने बनाया? सब इसीलिए क्योंकि कीटो फैमिली पिछले 200 सालों से द ग्रेट सरपेंट को ऑफरिंग्स दे रही थी, मतलब बच्चों की बलि चढ़ा रही थी, जैसा कि उस बूट ट्यूबर ने कहा था हमें उस श्राइन में। पूरी जानकारी जानने के लिए भाई पुराना वीडियो देख लो, वरना मैं यहाँ समझाने बैठा तो ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी कारण अभी तक ज्वालामुखी नहीं फटा और हम ब्लेस्ड हुए हैं इन हॉट स्प्रिंग्स से। अगर हम इस ज़मीन का ख्याल नहीं रखेंगे, मतलब कि बलिदान नहीं देंगे, तो ये गांव लावा के अंदर होगा। बलिदान का नाम सुनकर ही मोमो हैरान हो जाती है। इतने में वो लैंड लेडी से पूछती है कि होल्ड ऑन, क्या तुमने बलिदान कहा था? लैंड लेडी कहती है हाँ। लेडी बताती है कि बहुत समय पहले ठीक इसी जगह पर एक अल्टर हुआ करता था इंसानों की बलि देने के लिए। के साथ इसका रूप बदल गया, लेकिन भूल मत करना ये घर ही एक अल्टर है और हम कीटो फैमिली वाले मिलके बलि के बकरों को इस घर तक लेकर आते हैं द ग्रेट सरपेंट को चढ़ावा चढ़ाने के लिए। एंड बूम, यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते गाइस। मैं याद है जीजी के पेरेंट्स बहुत समय से गायब थे, ऐसा बताया जा रहा था कि वो हॉस्पिटल में हैं। इस कारण ये लेडीज़ लोग जीजी को फ्री में इस घर में रहने दे रहे थे। असल में वो कब के मर चुके हैं, वो इस कीटो फैमिली के द्वारा कब से द ग्रेट सरपेंट को बलि चढ़ा दिए गए हैं और शायद इस बात का जीजी को पता ही नहीं है। मोमो भी फाइनली ये बात समझ जाती है, तभी ये लोग जीजी को फ्री में इस घर में रहने दे रहे थे। असल में उनका प्लान शुरू से ही जीजी को भी द ग्रेट सरपेंट का बलि का बकरा बनाने का था। जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए वो लोग उसे फ्री में रहने दे रहे हैं। ये सब कुछ महज एक झूठ था। बेचारा जीजी, जब उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। इतने में लैंड लेडी कहती है कि हम इस साल कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस साल 3 ऑफरिंग्स हैं। जी हाँ, अभी तक तो ऑफरिंग्स में केवल जीजी और ओकरोनी थे, लेकिन अब मोमो भी है। ग्रेट सरपेंट इज टेरिबली हंग्री। अचानक मोमो के नीचे की ज़मीन नीचे धंसने लग जाती है, मानो कि वो कोई रेगिस्तान की दलदल में फंस गई हो। ग्राउंड में हमें एक अजीब सा फिगर देखने को मिलता है, मे बी ए ट्री और समथिंग। एंड बूम, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। भाई इतने पावरफुल एनिमी से मोमो कब तक अकेले लड़ पाएगी? क्या वो अपने आप को और ओकरुन और जीजी को बचा पाएगी? भाई मज़ा आने वाला है, जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 37 लाइक दिस इज़ द लेजेंड ऑफ द जायंट स्नेक। मोमो उस सील भरे रूम में दलदल के अंदर फंसती चली जा रही थी। वो समझ जाती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके दीवार में बने हुए होल के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े हुए उसके एनिमीज़ उसे वापस अंदर धकेल देते हैं। लैंड लेडी कहती है कि हम तुम्हें इस दलदल से बाहर नहीं आने देने वाले।
वो दलदल तुम्हें निगल लेगा और तुम द ग्रेट सरपेंट के लिए एक ऑफरिंग बनोगी। मोमो समझ जाती है कि अब चीज़ें वाकई में सीरियस होने लगी है, तो वो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है। इतने में ही अचानक फाइनली हमारे मेन हीरोज़ जीजी और ओकरुन, हाँ मोमो भी मेन है बट सिचुएशन के हिसाब से, सीन में एंट्री लेते हैं और लैंड लेडी और उसके सभी पार्टनर्स को पीछे से धक्का दे देते हैं दलदल में। ओकरुन मोमो को दलदल से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इतने में मोमो उन्हें थैंक्स कह ही रही होती है कि अचानक से पूरी सैंड की दलदल नीचे की ओर कोलैप्स हो जाती है, मानो कि वो किसी सरफेस पे हो और वो सरफेस अचानक टूट चुकी हो। सभी के सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। स्ट्रेंजली वो सभी लोग किसी घर की छत के ऊपर गिरते हैं। मोमो ओकर उनका हाथ पकड़े हुए होती है गिरते समय, तो वो अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके उसे चोट लगने से बचा लेती है। वहाँ से ऊपर देखने पर उन्हें सील वाला कमरा दिखाई देता है जिसकी बॉटम सरफेस टूट चुकी थी, जिसके कारण वो सब नीचे गिर गए थे। वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। इतने में ही उनकी नज़र नीचे पड़ती है। वो लोग देखते हैं कि जिस घर की छत पे वो गिरे थे उसके नीचे एक और घर है, उसके नीचे एक और घर है, उसके नीचे एक और घर है, मतलब घरों का एकदम टावर सा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे अभी ये लोग वहाँ गिरे हैं, उससे पहले कई सारे घर भी उन्हीं की तरह वहाँ पर गिरे थे। वो दोनों इस अजीब चीज़ के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें आवाज़ आती है जीजी की। वो बाजू में ही एक घर की छत पे नीचे की ओर लटका हुआ था और गिरने वाला था। वो उनसे मदद मांगता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे सेव करने की कोशिश करती है। इतने में ही उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मोमो उसे कैच नहीं कर पाती। वो एक अजीब सी चीज़ के ऊपर गिरता है एंड बूम भाई। क्लोज आउट होने पर हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर है। भाई साहब, चैप्टर बाय चैप्टर इसके मॉन्स्टर्स एंड विलन्स एकदम क्रेज़ी, पावरफुल और बड़े होते जा रहे हैं, बिग बिग एंड बिगर। इतने में ही ऊपर से लैंड लेडी अजीब सा पोज बनाते हुए कहती है, ओ ग्रेट स्नेक लॉर्ड, हम आपके आने से धन्य हुए। क्योंकि जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ये लोग घोस्ट एंड एलियंस पे बिलीव नहीं करते, जो कि वाकई में होते हैं इनके दुनिया में, तो शायद ये इसी मॉन्स्टर को इनका द ग्रेट स्नेक लॉर्ड समझ रहे हैं। बेचारे, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। लैंड लेडी कहती है कि हम कीटो फैमिली वाले आपके बहुत बड़े भक्त हैं, और उसका बेटा कहता है कि हमें ये पोस सही से करना पड़ेगा वरना हमें द ग्रेट स्नेक लॉर्ड खा जाएंगे। एक बंदा तो कहता है कि अच्छा ये है द ग्रेट स्नेक लॉर्ड, मतलब भाई ये लोग भी उसे पहली बार देख रहे थे। नो डाउट इन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या चीज़ है। पोस ठीक से करो या ना करो भाई, ये इन्हें भी खाने वाला है मेरे हिसाब से। लैंड लेडी उनके सो कॉल्ड स्नेक लॉर्ड से कहती है कि नीचे के ये 3 लोग मोमो, ओकरुन और जीजी इस फेस्टिवल पे आपकी ऑफरिंग है। प्लीज़ इन्हें हमारी कीटो फैमिली का हिस्सा मत समझना। हमारे 3 प्रोटैगनिस्ट भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कहता है कि क्या ये वही ग्रेट स्नेक है जो यहाँ की किस्से कहानियों में मशहूर है। मोमो भी कहती है कि अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, द ग्रेट स्नेक लॉर्ड सच में है। आई मीन कम ऑन मोमो, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एलियंस, घोस्ट सब का सामना करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ऐसा दिखने वाला कोई किस्से कहानियों का मशहूर स्नेक लॉर्ड होगा? कम ऑन मैन। इतने में द टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो एक कूरागारी है। वो बताती है कि ये एक मंगोलियन डेथ वर्म है। ये गोबी डेजर्ट में रहता है। ये एक जायंट मैन ईटिंग अर्थ वर्म है, लगभग वैसा ही जैसा हमें ड्यून और ड्यून पार्ट 2 मूवी में देखने को मिला था। वो रेतीला अजीब सा मॉन्स्टर
जो कदमों की आवाज़ सुन के आ जाता था अपना गोल गोल सा मुँह लेके उस पूरे एरिया को खाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। अगर तुमने ड्यून देखी है तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टर्बो ग्रैनी बताती है कि सारी कहानियाँ तो ऐसा कहती है कि ये बस 1.5 से 2 मीटर लंबे ही होते हैं। उसने इतने बड़े डेथ वर्म के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना या देखा था। दरअसल ये कीटो फैमिली 2000 साल से जिंदा इंसानों की बलि एक मैन ईटिंग अर्थवर्म मॉन्स्टर को दे रही थी, किसी ग्रेट स्नेक लॉर्ड को नहीं। और उन बेवकूफ़ों को इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि वो लोग तो इन सब पे विश्वास नहीं करते, गोस्ट एलियंस। हाँ, इतने अजीब दिखने वाले एक मॉन्स्टर योकाई पे उन्हें ट्रस्ट है। सच में जैसी इनकी शक्ल है भाई, उतना ही इनका आईक्यू भी है, एकदम ज़ीरो से भी नीचे। इतना बेवकूफ़ भाई कोई कैसे हो सकता है। लैंड लेडी अर्थवर्म से उन तीनों को खाने के लिए कहती है। मोमो कोशिश करती है लैंड लेडी को समझाने की कि तुम जिसे वर्शिप कर रहे हो वो कोई जायंट स्नेक लॉर्ड नहीं है, बल्कि बस एक मैन ईटिंग अर्थवर्म है। पर वो लोग मोमो की एक नहीं सुनते। इतने में ही बूम, अर्थवर्म आता है और लैंड लेडी के ही कुछ बच्चों को खा जाता है। तीनों के तीनों ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। जीजी और मोमो दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम इसे कैसे हराएंगे, देयर इज़ नो वे वी कैन बीट दिस थिंग। वो लोग एक घर में छुपे रहने का डिसीजन लेते हैं कुछ समय के लिए। जीजी उनसे अग्री करता है, लेकिन वो जब पलट के देखता है तो दोनों के दोनों नीचे निराश होकर बैठे हुए हैं अपने सर पे हाथ रख के। अब आई हैव नो आइडिया ये उनका कोई प्लान है या दे आर जस्ट होपलेस कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेंगे और वो हिम्मत हार चुके हैं, या फिर वो कोई प्लान बनाएंगे और कुछ क्रेज़ी करके इस अर्थवर्म को हरा देंगे। ये हमें मालूम पड़ेगा अगले चैप्टर में। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई कि ये लोग कैसे तिकड़म लगा के इसे हराने वाले हैं। या बाय।